हेलो, वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ श्रेया गुप्ता। कल हमने बात की थी 1813 की जो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या उसे आज्ञा पत्र भी कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी, उसकी धाराओं के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि 1813 के आज्ञा पत्र के क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे या क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने 1813 की धारा में ये पढ़ा था कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट होगी, वो शिक्षा एवं धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को शो करता है, लेकिन किसी भी देश की संस्कृति और उसके धर्मों पर प्रहार करना, उसका सबसे बड़ा नुकसान वही होता है कि आप उसकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीयों की जो धार्मिक भावना थी ईसाई मिशनरियों के आने से वो प्रभावित हुई। उन्हें इस चीज़ के लिए उनके अंदर एक विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। दूसरा ये निगेटिव इम्पैक्ट रहा कि ये जो मैंने कंट्रोवर्सी बताई, ये जो कन्फ्यूज़न था उसकी धारा 43 के तहत, वो उसकी वजह से 20 वर्ष तक भारत की अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं बन सकी। नेक्स्ट क्या था कि ये सिर्फ भारतीयों के बीच में ये कंट्रोवर्सी नहीं थी कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए या हिंदी भाषा, अरबी फारसी भाषा में दी जाए, या फिर जो विद्वानों पे खर्च किया जाए वो अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों पे खर्च किया जाए या हिंदी साहित्य के विद्वानों पे खर्च किया जाए। बल्कि ये जो विवाद था वो न केवल कंपनी के अधिकारियों के मध्य रहा, बल्कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये विवाद पहुंच गया। वहाँ के सदस्यों में भी इसके दो गुट बन गए, एक जो प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था और एक जो पाश्चात्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। 1823 में 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया जो कि इस प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी जो कंट्रोवर्सी है उसको डाइल्यूट करने की दिशा में कार्य करेगा। लेकिन फिर भी इन 10 सदस्यीय निर्णय जो दिया उससे भी इस कंट्रोवर्सी का अंत नहीं हुआ और ये कंट्रोवर्सी लगातार चलती रही। आइए अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही थी। इस समय शिक्षा संस्थाओं की पर्याप्त संख्या हुई क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ आई, उन्होंने नए नए स्कूल स्थापित किए। जो भारतीय स्कूल थे, हिंदू स्कूल्स थे, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उनको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी, उनके पास संसाधनों की कमी थी, उनके पास बहुत ही पुराने तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनके पास उन टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। इसके बदले जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो अपने नए स्कूल्स खोल रहे थे, उनके पास शिक्षा से संबंधित सभी संसाधन थे, उनके पास ट्रेन्ड टीचर भी थे। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि एक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एक ट्रैक पे आई। नेक्स्ट क्या है कि जो शिक्षा का माध्यम था उस टाइम पे वो संस्कृत और फारसी भाषा था, लेकिन इससे क्या होता था कि उन्हें कोई अच्छा जीवन स्तर नहीं मिल पाता था। इसलिए लोगों का अंग्रेजी शिक्षा की तरफ जो आकर्षण था वो बढ़ने लगा, क्योंकि वो जो भी लोग अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते थे उन्हें कंपनी में अच्छे पदों पर नौकरियां मिल जाती थी। इस तरह अंग्रेजी शिक्षा की ओर लोगों का झुकाव हुआ। रटने की पर ज़्यादा बल दिया जाता था, अब उसकी जगह पे उन्हें अंडरस्टैंडिंग करके नए नए तरीके से पढ़ाया जाता था। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, अनुशासन की स्थापना हुई। और जो पहले ये था कि स्कूलों में SC ST कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दिया जाता था, ईसाई मिशनरियों के आने से ये जो चीज़ें थी इसमें फ्लैक्सिबल हुई, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ सभी को SC ST कैंडिडेट हो या कोई भी हो वो उनकी ईसाई मिशनरी में पढ़ सकता है, मिशनरी स्कूल्स में एडमिशन ले सकता है और अपनी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। इसके बदले जो यहाँ पे स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी, कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं थी। इसके बदले जो मदरसा स्कूल्स में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो ईसाई मिशनरियों के स्कूल थे वो संसाधनों के साथ साथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1813 के जो इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव भी रहें और निगेटिव भी रहें। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था की एक जो नींव थी वो 1813 के ये चार्टर एक्ट के द्वारा जो नई शिक्षा नीति है उसकी नींव यहीं से स्टार्ट हुई। धन्यवाद आज तक के लिए।